दोस्तों, आज इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि क्या है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व जिसे कहते हैं। इसे नाम से ही आपको स्पष्ट पता चल रहा है, ये पर्सनैलिटी के बारे में बताया जा रहा है। पर्सनैलिटी ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के व्यक्तित्व के बारे में दर्शाता है। तो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इसमें बहुत अपना अभिरुचि दिखलाए हैं पर्सनैलिटी के अंतर्गत इस टॉपिक को लेके। ठीक है, यह बिल्कुल ये स्वाभाविक है कि व्यक्तित्व को अनेक परिभाषा दी गई है, जैसे कि मैंने पहले भी कह चुका है। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना योगदान देते हुए कहा है। जैसे कि पहला योगदान किसने दिया है, तो ऑलपोर्ट 1937 के द्वारा व्यक्तित्व की दी गई सभी परिभाषाओं को एकत्रित किया और पाया है कि व्यक्तित्व को कितनी परिभाषा दिए गए हैं, तो यहाँ पे व्यक्तित्व में 49 परिभाषाएं दी गई है। पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ व्यक्तित्व के बारे में परिभाषाओं को अनेक उन्होंने 5 श्रेणियों में विभाजित कर उनका विश्लेषण अध्ययन किया है। परिभाषाओं के क्रम में सबसे पुराना परिभाषा व्यक्तित्व शब्द से उत्पत्ति से संबंधित कॉन्सेप्ट या संप्रदाय पर आधारित है। व्यक्तित्व का अंग्रेजी में जो अनुवाद जो हुआ है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तित्व को पर्सनालिटी को लैटिन शब्द में पर्सोना कहा गया है। पर्सोना का मतलब क्या होता है, नकाब। बहुत सारे ऐसे पिक्चर बनाए हैं, मुखौटा, नकाब, उसी को कहते हैं पर्सोना। इसका शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषण या दिखावे के आधार पर परिभाषित किया गया है। किसे, तो पर्सोना को। जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा या दिखावटी जो कहते हैं ना, भड़कीला होता है, इसका व्यक्तित्व इतना ही अच्छा समझा जाता है। क्या पर्सनालिटी में जिसका जितना अच्छा पहनावा होता है या बाहरी जो हम लोग दिख पाता है। ठीक है, पर्सनालिटी में ये है कि पर्सनालिटी में जो बहुत ही अच्छा दिखावटी ड्रेसिंग सेंस वगैरह वगैरह सब इसके अंतर्गत ही आते हैं। जो जितना अच्छा दिखेगा उसकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा पहनावा से, चाल से, बोलने का तरीका से हम लोग यह तय करते हैं कि उसका पर्सनैलिटी जो ये परिभाषा 1937 में हुआ है वो कौन कितने नंबर में आता है, तो वो 50वां नंबर में आता है, 50। ठीक है, इन्होंने कहा है, इनके अनुसार जो कहना है या इनका जो मानना है, इनका यह कहना है कि व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों या गतिशील या गैरनात्मक संगठन है जो वातावरण में उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। इनकी परिभाषा में हम अलग से तो कुछ जोड़ के नहीं कहेंगे, जो ये इसने कहा है, जो अल्बर्ट ने कहा है, उसी को हमने बताया है। जैसे कि कहते हैं हर इंसान का कोई चीज़ के बारे में अगर उनका राय पूछना चाहें तो वो अपने-अपने बारे में बताते हैं या उस टॉपिक को लेके बताते हैं। उसी प्रकार से अल्बर्ट ने 1937 में अपना राय या अनुभव या अनुसार बताए गए हैं पर्सनैलिटी के बारे में। और आगे देखते हैं और जानते हैं कि क्या और कहें। अल्बर्ट ऑलपोर्ट की इस परिभाषा में व्यक्तित्व के भीतरी गुणों तथा बाहरी गुणों यानी व्यवहार दोनों ही सम्मिलित किया गया है। इसमें भीतर के एक गुण को भी, क्वालिटीज़ को भी रखा गया और बाहर की क्वालिटीज़ को भी, दोनों को सम्मिलित किया गया, मतलब जोड़ दिया गया। परंतु उन्होंने व्यक्तित्व को भीतरी गुणों का तुलनात्मक रूप से अधिक बल डाला गया। ऑलपोर्ट ने एक खास चीज़ को लिया जो कि आंतरिक है, मतलब अंदर अंदर जिसे कहते हैं। ठीक है, भीतरी रूप से उसे कुछ ज़्यादा ही उस पर बल दिया है। पर्सनैलिटी में एक और मनोविज्ञान का नाम जुड़ा है, वो कौन है वो देखते हैं। आइजैक 1952 के अनुसार इनका भी कुछ अपना ही तरफ से परिभाषा दिया गया, वो क्या है वो जानते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के चित्र प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शारीरिक गठन का करीब करीब एक अस्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन का निर्धारित करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ऊपर भी हम कह चुके, पर्सनैलिटी जो दिखता है वही होता है, उसको उतना ही अच्छा माना जाता है। आप अगर बोलने का तरीका आपका अच्छा है तो वो भी पर्सनैलिटी के अंदर ही आता है। इसमें शारीरिक गठन के बारे में बताए गए हैं, चरित्र के बारे में बताए गए हैं। ठीक है, टिकाऊ संगठन के बारे आइजैक ने 1952 में ये सब चीज़ का जिक्र करते हुए अपने ओर से परिभाषा दिए गए हैं। आइजैक ने ऑलपोर्ट के ही समान व्यक्तित्व को परिभाषित करने में व्यक्तित्व के भीतर गुणों या बाहरी गुणों यानी व्यवहार को सम्मिलित किया है, परंतु भीतरी गुणों पर अधिक बल डाला जाता है या डाला गया है। इस तरह से ऑलपोर्ट तथा आइजैक दोनों ही परिभाषाओं को व्यवहार पक्ष पर कम बल दिया गया। जो ऑलपोर्ट है और आइजैक दोनों ने मिलकर व्यवहार जो बिहेवियर है उस पक्ष पर कम बल डाला गया है। ठीक है, फिर और भी एक मनोवैज्ञानिक का नाम जुड़ा है वो कि है चाइल्ड 1968। इनके इनके अनुसार कहा गया है व्यक्तित्व से तात्पर्य कमोवेश अस्थायी आंतरिक कारकों से होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक समय से दूसरे समय में संगत बनाता है तथा तुल्य परिस्थितियों में अन्य लोगों को व्यवहार से अलग करता है। ये 3 मनोवैज्ञानिकों के बारे में उनके अनुसार जो कहा गया है परिभाषा, उसको अब बतलाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पर्सनैलिटी का ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को आगे से आगे शेयर करें। पर्सनैलिटी में ये 3 मनोवैज्ञानिक जो हैं उसके अनुसार संयुक्त विश्लेषण करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पेश किया है, वो देखते हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं जो संयुक्त विश्लेषण करता है। ये संयुक्त विश्लेषण जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 3 मनोवैज्ञानिकों द्वारा निकाला गया कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं या महत्वपूर्ण बिंदु को कहेंगे, आगे देखते हैं, या टॉपिक कहें, क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया पहला क्या है, तो मनोशारीरिक तंत्र, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइकोफिजिकल सिस्टम। दूसरा क्या कहा गया है, तो गैरनात्मक संगठन, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा संगतता, कंसिस्टेंसी। चौथा क्या है, वातावरण में आपूर्ण समायोजन का निर्धारण, डिटर्मिनेंट्स ऑफ यूनिक एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अपने टॉपिक को जो पहला पॉइंट है मनोशारीरिक तंत्र, उसका थोड़ा डिटेल से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब मनोशारीरिक को थोड़ा डिटेल से देखते हुए
और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ कह रहा मनोशारीरिक तंत्र व्यक्तित्व का एक ऐसा तंत्र है जिसमें मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही पक्ष होते हैं। यह तंत्र ऐसे तत्वों का एक संगठन होता है जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। इस तंत्र के मुख्य तत्व शील गुण होते हैं, मतलब ट्रेट्स, संवेग, इमोशन आदि, ज्ञान, शक्ति, इन चरित्र होते हैं, अभिप्रेरणा या अभिप्रेरक इत्यादि होते हैं। ये सभी मानसिक गुण हैं, परंतु इन सब का आधार शारीरिक अर्थात व्यक्ति के ग्रंथीय प्रक्रियाओं एवं तांत्रिक प्रक्रियाएं हैं। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि व्यक्ति ना तो पूर्णतः मानसिक है और ना ही पूर्णतः शारीरिक होता है। व्यक्तित्व इन दोनों तरह के पक्षों का मिश्रण होता है। इसमें मनोशारीरिक के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? ज्ञानात्मक संगठन, जिसे कहते हैं डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का तात्पर्य यह है कि मनोशारीरिक तंत्र के भिन्न भिन्न तत्व, मतलब एलिमेंट्स, जैसे सिलगुण, आदत इत्यादि एक दूसरे की इस तरह से संबंधित होकर संगठित होते हैं, उन्हें एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता है। किसमें? तो ज्ञानात्मक संगठन में। इस संगठन में परिवर्तन, मतलब चेंज, संभव है। यही कारण है कि इसे एक ज्ञानात्मक संगठन कहा जाता है। इस तरह से ज्ञानात्मक संगठन से स्पष्ट मतलब यह होता है कि व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी है, कि सिलगुण या अन्य तत्व आपस में इस तरह से संगठित होते हैं कि उसमें परिवर्तन भी होते रहता है। उदाहरण मान लेते हैं कि उदाहरण लेते हुए ज्ञानात्मक में कोई व्यक्ति नौकरी पाने के पहले ईमानदार, उत्तरदायित्व, समयनिष्ठ होता है, मतलब पंक्चुअल होता है, परंतु नौकरी मिलने के कुछ समय या कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद इसमें बदलाव आ जाती हैं, ज्यों का त्यों। ईमानदारी से बदल कर बेईमानी का गुण उसमें विकसित हो जाता है। ठीक है। नौकरी मिलने पर समय से पहले आते थे जब नौकरी नहीं था उनके पास, जब नौकरी मिल जाने के बाद वो समय से नहीं आते, पंक्चुअलिटी उसमें खत्म हो जाता है। ये तीनों सील गुण जो थे उसके तीनों बदल गए। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? ज्ञानात्मक संगठन कहेंगे, जिसे क्या कहते हैं? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण देते हुए मैंने आपको समझाया। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति के सील गुण के संगठन में इस ढंग का परिवर्तन आ जाता है तो उसका व्यवहार भी संगठित हो जाता है तथा जिसके फलस्वरूप यह असामान्य व्यवहार अधिक करने लगता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसको किस रूप में देखते हैं? तो इसे ज्ञानात्मक संगठन के रूप में देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है संगतता, कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं। संगतता के बारे में भी थोड़ा डिटेल से देखते हैं और समझते हैं कि इसके बारे में क्या कहा गया है, पर्सनालिटी में इसमें क्या क्यों बताया गया है, संगतता को इसमें क्यों लाया गया है। ठीक है। तो व्यक्तित्व में व्यक्ति का व्यवहार एक समय से दूसरे समय में संगत हो जाता है। संगतता से मतलब यह होता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार दो भिन्न अवसर पर भी लगभग लगभग एक समान होता है। इसका कारण अमुक सिलगुण होने का कारण बताया गया है संगतता में, कंसिस्टेंसी में। इसी प्रकार से हम लोग चौथे पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं कि पर्सनालिटी में और क्या चौथा पॉइंट में क्या बताया गया है। ठीक है। तो देखते हैं वातावरण में आपूर्ण समायोजन का निर्धारण, डिटर्मिनेंट्स ऑफ यूनिक एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट। इसको भी डिटेल से देखते हैं और जानते हैं। इसका व्यवहार वातावरण में अपने अपने ढंग या आपूर्ण होता है। वातावरण समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार, विचार होने वाले संवेग, मतलब इमोशन इत्यादि अपूर्ण होता है, जिसके कारण इसका जो वातावरण के साथ एडजस्टमेंट या समायोजन कहें करने का ढंग भी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग हो जाता है। जैसे कि आइजैक ऑलपोर्ट और चाइल्ड का कहना है, इस पक्ष पर समान रूप से अपने अपनी परिभाषाओं पर बल डाला गया। यही कारण है कि 1961 में ऑलपोर्ट ने अपनी 1937 की परिभाषा देते हुए कहा कि अंतिम जो तीन मनोवैज्ञानिक है उनका यूनिक एडजस्टमेंट टू हैज इन्वायरमेंट टू की जगह पर स्टैटिस्टिक्स, बिहेवियर एंड थॉट को सम्मिलित किया गया है। ये मनोवैज्ञानिक ने जो इसमें देख रहे हैं आप लोग, यूनिक एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट जो दिया है, इसको चेंज करके उन्होंने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है स्टैटिस्टिक्स और बिहेवियर एंड थॉट को सम्मिलित किया गया है। इस परिवर्तन का जो उद्देश्य यह है कि व्यक्ति का व्यवहार मात्र अनुकूलित ही नहीं बल्कि अर्थ कथनीय भी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति वातावरण के साथ सिर्फ समायोजन या अनुकूल ही नहीं करता बल्कि उसका वातावरण के साथ उसका अंतःक्रिया करता है। उसका वातावरण को भी व्यक्ति के साथ अनुकूलित एडजस्टमेंट योग होना पड़ता है। जब कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष चेहरा, तो जिस तरह से हम लोग जिस माहौल में रहते हैं हम लोग उसी तरह से ढलते हैं, ढलने की कोशिश करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। तो उसी तरह से आज हम लोग मनोविज्ञान में जो टॉपिक है पर्सनालिटी का, उसको देखते हुए और 3 मनोवैज्ञानिक का नाम को सम्मिलित करते हुए हम लोग आगे बढ़ें और अच्छे से ये टॉपिक को जानें। अगर आपको ये टॉपिक को समझना है तो अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2-3 बार करके आप लोग इस टॉपिक को, पर्सनालिटी के टॉपिक को, जो कि मनोविज्ञान से जुड़े हैं, मतलब साइकोलॉजी से जुड़े हैं, उस टॉपिक को 2-3 बार करके देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। ठीक है। और जब पसंद आ जाए तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और शेयर करें।